तो बताएं मैं कैसे अपनी मूवी बनाऊं? मैं अब अकेला तो मैं मूवी बना नहीं सकता। आप बस मुझे इस बात का जवाब दें, आपको मसला क्या है, आप क्यों ऐसा करते हैं? हम स्कूल में जाते हैं, हमारे हाथ पैर कांपते थे जब हमारे सामने आते हैं, इतना डर लगता है उनसे। आप इंट्रोडक्शन बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, क्या करते हैं? मैं एक क्लास में हूँ। मैं एक मिनट, ये आप गलत कह रहे हैं कि हमारे स्कूल बिजनेस के लिहाज से तरबियत बहुत अच्छी होती है वहाँ पर। मेरा भी दिल नहीं करता स्कूल जाने को, मगर क्या करें यार, जाना तो पड़ता है। स्कूल में सब बड़े अच्छे से मेरे साथ बात करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, सिवाय एक बच्चे के। वो मुझे देख रहा होगा, वो सर रहा होगा, क्योंकि हर स्टूडेंट अपने उस्ताद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो आप देख रहे हैं मिस्टर अब्दुल की यूट्यूब चैनल। ये है मिस्टर अब्दुल की मेरे साथ और मैं हूं अब्दुल रहमान। चैनल इनका है लेकिन होस्ट मैं कर रहा हूँ ये पॉडकास्ट। तो हम शुरू करेंगे आज का पॉडकास्ट। तो जी अब्दुल साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं। अल्लाह का करम फजल है, मेहरबानी है कि उसने हमें हर हाल में खुश रखा है। जी बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हाँ, तो ये अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, क्या करते हैं? मैं एक क्लास में हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। शाहरा मोड़ में एक स्कूल है दियोर सुना होगा नाम आपने, पर मैं स्टूडेंट नहीं, मैंने कभी नाम नहीं सुना। ये कैसा हो सकता है यार, आपने नाम नहीं सुना हमारे स्कूल का यार? पहली बार नाम सुन रहा हूँ। तो और कोई स्कूल भी है? यार नहीं यार, ये मजाक होगा यार, नहीं ऐसा नहीं हो मैं सकता। तो शदरा पहली बार नाम सुन रहा हूँ। और यार नहीं, मजाक कर रहा हूँ। शदरा का मैंने तो नाम सुना है और ओरियल का मुझे आपसे पता लगा था पहले, और अब मैं ओरियल के बारे में जानता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। एक बहुत अच्छा स्कूल है बिजनेस के लिहाज से, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल उन्होंने बनाया है। बच्चों से पैसे किस तरह कमाने हैं बड़े अच्छे तरीके से उन्हें पता है। जो एक टिपिकल पाकिस्तानी प्राइवेट स्कूल होता है वही द ओरियल स्कूल है। तो आपके एक मिनट, ये आप गलत कह रहे हैं कि हमारे स्कूल बिजनेस के लिहाज से तरबियत बहुत अच्छी होती है वहाँ पर। आप जाके देख सकते हैं कि माहौल बिल्कुल साफ है, फ्लावर्स लगे हुए हैं, खुश माहौल है। मतलब कि बड़ा अच्छा उन्होंने हमें माहौल दिया हुआ है। ये आपकी बात गलत है, बिजनेस बिजनेस नहीं होगा है। स्कूल का तो बेसिक काम ही होता है कि वो बच्चे की तरबियत करें। आपको वहाँ पे ये तो नहीं सिखाएंगे कि यार जाके चोरी करो। ये कोई भी स्कूल नहीं सिखाएगा। लेकिन एक स्कूल जो दूसरे स्कूलों से बेहतर होता है वो इन चीज़ों से हट के भी आपको सिखाता है। ठीक है, जो हमारे प्राइवेट स्कूल, इनफैक्ट सरकारी स्कूल्स में भी एक चीज़ हमें एक चीज़ की कमी हमें नज़र आती है। तो वही तमाम प्राइवेट स्कूल का हाल है। इस चीज़ से हम हटेंगे और हम आपसे आपके स्कूल लाइफ के बारे में पूछेंगे कि आप स्कूल जाते हैं, इस क्लास में पढ़ते हैं, अपने कुछ फ्रेंड्स के बारे में बताएं, स्कूल में किस तरह टाइम गुजरता है। और हर इंसान की जिंदगी ऐसी हो जाती है जब वो बचपन में होता है, सुबह उठता है, रोता है, स्कूल जाने को दिल नहीं करता। मेरा भी दिल नहीं करता स्कूल जाने को, मगर क्या करें यार, जाना तो पड़ता है। सुबह उठते हैं, नहाते हैं, हर रोज नहाना पड़ता है, वरना सर मारते हैं बहुत वक्त। सर में तेल भी लगाना पड़ता है, कानों से तेल बहता है। वो सुना होगा गाना, कानों से तेल बहता था, वो यहाँ हमारा होता है। तो हर रोज तेल लगाना, नहाना, फिर कपड़े पहनना स्कूल के। एक चीज भी वो इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, वरना डंडा ठक ठक ठक। तो फिर तैयार से होना, फिर रिक्शे में पहनना। वो रिक्शे में अंकल हर बात पे धमकियाँ देना शुरू कर देंगे, जल्दी ना आया तो मैं ऐसे करूँगा, जल्दी ना आया तो मैं ऐसे करूँगा। तो यही है। फिर स्कूल जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, फिर टीचर्स की डांट, फिर उसके बाद घर आ जाते हैं, घर आते हैं, खाना खाते हैं, फिर कुरान पढ़ते हैं, कुरान का पढ़ते हैं, फिर ट्यूशन चले जाते हैं, ट्यूशन जाके फिर मोबाइल देखते हैं, फिर सो जाते हैं। बस ये ज़िंदगी है, और क्या ज़िंदगी है। बिल्कुल, मैं आपके साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर चुका हूँ क्योंकि मैं भी स्कूल लाइफ से गुजर चुका हूँ। तो ये डिसिप्लिन और यूनिफॉर्म आपका कंप्लीट होना चाहिए, बाल कटे होने चाहिए, ठीक है, लेसेस बंधे हुए होने चाहिए, और स्कूल शूज़ पॉलिश होने चाहिए। उसके बाद पूरा दिन की सवारी के बाद घर आना, और घर आके जस्ट खाना खा के कुरान पढ़ने चले जाना है, ट्यूशन चले जाना। तो एक बड़ी हैक्टिक लाइफ होती है इस उम्र में। ठीक है, जो खेलने कूदने की उम्र होती है उसी के अंदर हम इतना बंधे हुए होते हैं, जिससे मैं भी गुजर कर आया हूँ, आप भी गुजर चुके हैं और अब्दुल रकीब भी सबक गुजर रहे हैं। तो मज़ीद हम थोड़ा स्पेसिफिक होकर आपके फ्रेंड्स के बारे में पूछेंगे कि स्कूल के अंदर कौन कौन आपका दोस्त है, कौन आपका ज़्यादा अच्छा दोस्त है, और किस तरह के दोस्त आप बनाना पसंद करते हैं। ज़रा मज़ीद हमें बताएं। दोस्त तो काफ़ी होते हैं, मगर उनमें से कुछ ही अच्छे होते हैं। बहुत सब बदमाश होते हैं, छेड़ते हैं, नकल काटते हैं। स्कूल में मेरे 4 या 5 दोस्त होंगे तकरीबन। जी, मेरे सबसे अच्छा दोस्त है मेरा यूनुस इमरान। अभी देखा होगा मुझे, यकीनन बहुत अच्छा दोस्त है। जिस दिन मैं स्कूल जाता हूँ सिर्फ एक मैसेज करता हूँ, वो मुझे सारा काम साइड देता है। बाकी दूसरी तरफ अब्दुल्ला सदर ये उन्हें मैसेज करो तो वो पूरा टाइम लगाते हैं, जी अभी कर देंगे, अभी कर देंगे, अभी कर देंगे। तो स्कूल में सब बड़े अच्छे से मेरे साथ बात करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, सिवाय एक बच्चे के।
वो मुझे देख रहा होगा, वो सर रहा होगा, दूसरा बुला सफदर है। वो मैं पैंट पहन के जाता हूँ ना, शूज पहन के जाता हूँ, कहता छपरी आ गया और छपरी हो। तो बड़े मजाक हो जाता है मेरा यार। फिर मेरा भी करता है, मैं उसका मजाक करूँ, मैं खामोश हो जाता हूँ क्योंकि मेरी तरबियत ऐसी है। बिल्कुल अब्दुल्ला सफ्दर, किसी को इस तरह से बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए। वो जो पहने वो उसका अपना पहनावा है, ठीक है। अगर आप वो चीज़ नहीं पहन सकते, पहनना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप पसंद नहीं कर सकते, तो वो आपकी डिफरेंट थिंकिंग है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे डिफरेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा गलत है। तो इस पर अगले बंदे को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, इस तरह से बुली नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत बात है। अगर आप ये देखें तो इस बात को समझें। और मजीद हम अब्दुल रकीब से इसके, क्योंकि ज़्यादातर अब्दुल रकीब का टाइम स्कूल में ही गुजरता है, तो स्कूल के बारे में ही पूछेंगे। टीचर्स के बारे में अपने बताएं कि कौन कौन टीचर्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं। टीचर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, सभी अच्छे होते हैं, वैसे पूरा कहना भी चाहिए, क्योंकि टीचर्स तो टीचर ही होते हैं, उस्ताद जिन्हें माँ बाप भी कहा जाता है, रूहानी माँ बाप। तो हमारे टीचर सभी अच्छे हैं। जिनमें से सर जगह रहमान जो स्कूल के चेयरमैन हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तरबियत हमारी बहुत अच्छी करते हैं। अब मैं आपको बताया था कि हमारे कानों से तेल वाली बात। हम स्कूल में जाते हैं, हमारे हाथ पैर कांपते थे जब हमारे सामने आते हैं, इतना डर लगता है उनसे। हमारे बाल सीधे होने चाहिए, ये बाल मैंने बड़े किए हैं क्योंकि मेरी छुट्टियाँ हैं। अब स्कूल जाऊँगा तो कटवाने बनेंगे मुझे, पैंट की क्रीज बननी चाहिए, शूज़ पॉलिश होने चाहिए, सॉक्स जो है वो एंगल सॉक्स नहीं पहननी। तो बड़ी अच्छी तरबियत करते हैं। तो हर साथ को अपने उस स्टूडेंट की उसको अच्छा बनाने के लिए उसकी तरबियत करनी ज़रूरी होती है, तो तरबियत करनी चाहिए। बिल्कुल, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताता चलूँ कि जो सर ज़का हैं वो एक पॉलिटिशियन भी हैं गालिबन। हाँ, पॉलिटिशियन रह चुके हैं, अब नहीं है पॉलिटिशियन, पहले पॉलिटिशियन में थे। बाद में फिर उन्हें ख्याल आया कि मुझे स्कूल खोलना चाहिए। जब वो पॉलिटिशियन में तो रिश्वत खोल गया ना, तो वो रिश्वत नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं स्कूल खोलता हूँ, स्कूल खोल के बच्चों की तरबियत करता हूँ, बच्चों की तरबियत करूँगा, वो बड़े होकर फिर हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तो उसने उन्होंने तरबियत के नाम पर एक स्कूल खोला, दी ऑरियन, जिसका मतलब है बुलंदी की तरफ बढ़ता हुआ सितारा। बिल्कुल ऐसा ही है। सर जो ज़का हैं, जब वो पॉलिटिक्स से उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया और जब उनकी पार्टी के ऊपर दबाव आया, तो उन्होंने पार्टी छोड़कर अपना पॉलिटिक्स से कमाया हुआ पैसा स्कूल के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया, ताकि वो पैसे को मल्टीप्लाई कर सकें। कैपिटलिस्ट माइंडसेट के बंदे हैं सर ज़का। मे बी मैं अबडक्ट कर लिया जाऊँ ये बोलने के बजाय, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स का मेरे नज़दीक रवैया है वो तो यही मुझे बताता है कि टोटली एक बिजनेस मॉडल बनाया होता है स्कूल्स ने। ऑब्वियसली अब्दुल रकीब स्कूल में जाते हैं तो उनको पढ़ाया सिखाया, उनकी ब्रेन वॉशिंग इस तरह से होती है कि वो अपने स्कूल को उस तरह से अच्छा समझें, अच्छा बोलें। जी, ये जो आपने हमारे सर के बारे में कहा यार, ये गलत कहा है आपने यार, ये नहीं कहना चाहिए था आपको यार। यार वो उस्ताद हैं हमारे यार, उनकी रिस्पेक्ट करना हमारा वो बनता है, हमारा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, उस्तादा की रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज बनता है। बट जो सर ज़का हैं वो यकीन आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाते नहीं होंगे, वो जस्ट चेयरमैन है स्कूल के, वो एक बिजनेसमैन है, ठीक है, कैपिटलिस्ट बने हैं। तो खैर इस बात से हम आगे बढ़ेंगे मजीद। हम आपकी इस बात से वैसे भी आगे बढ़ना चाहिए, वरना क्या होता आपके मेरी लड़ाई हो जाए। बिल्कुल लड़ाई हो सकती है, और क्या पता मैं अब्दुल रकीब को यहाँ पे लिटा दूँ, क्योंकि हर स्टूडेंट अपने उस्ताद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात सच है, कोई स्टूडेंट जो होगा ना अपने उस्ताद के बारे में एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं यार कैसे कर सकता हूँ यार, तो इस बात से हमें आगे बढ़ना चाहिए। सही अब्दुल रकीब, मजीद अब हम आपकी थोड़ी सी फैमिली वाली साइड पर आएंगे। आप हम थोड़ा सा अपने घर के बारे में बताएं कि आप कहाँ पे रहते हैं, आपके घर में कौन कौन है, और इस बारे में बताएं। जी, मैं शादरा में फरखाबाद, नाम सुना है आपने? नहीं सुना कैसा होगा यार, मैं तो खुद ही दिल करता वहाँ रहने को मेरा यार। फरखाबाद में हमारा घर है, वहाँ रहते हैं हम। मेरे पापा तो बाइक में होते हैं, मैं होता हूँ, मेरी बहनें होती हैं दो, और मेरी मामा और मेरी दादा, बस। फरखाबाद एक नस्लिस्तान है रावी के किनारे पे। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूँ। एक बहुत ही खूबसूरत जगह हुआ करती थी वो प्री पार्टीशन, बट उसके बाद वो शदरे से ऑक्युपाइड हो गई और अब वो शदरा बन गई है। तो शदरे में डिफरेंट फेजेज आते हैं, शदरा फेज 4, 5, 6। तो आप शदरे के कौन से फेज से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, हम शदरे को स्पेस से ताल्लुक़ रखते हैं यार। पूरा कचरा गंदा मंदा चंगे रहते हैं यार, सर आज दिल नहीं करता तो निकलना। ऐसे जी बोलियाँ उसे बोली जाएंगी ना, जैसे मैं बोल रहा, कभी उर्दू, कभी पंजाबी, तो कभी हिंदुस्तानी। अरे मैं ना जा रही, अरे वो क्या है यार। सही। तो आपने अपनी पिछली बात में भी बताया कि आपके वालिद साहब
गार्डन बाहर के मुल्क में होते हैं, तो कौन से मुल्क में होते हैं और वो वहाँ पर क्या करते हैं? जी वो आयरलैंड में होते हैं, वहाँ पर होटल में काम करते हैं, शेफ है, बर्गर पिज़्ज़ा शवारमा बिरयानी, मतलब ये डिफरेंट किस्म की डिशें तैयार करते हैं वो। सही सही सही। तो वो एक बहुत अचीवमेंट वाली बात है कि इनके वालिद साहब शाहदरा से उठकर आयरलैंड तक पहुँचे और आप लोग अभी तक यहीं पे बैठे हैं। सही तो बात है। अब्दुल रकीब के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मज़ीद हम अपनी यूट्यूब चैनल नाम ही बता दें यार हमने। यूट्यूब चैनल अब्दुल रकीब का नाम है मिस्टर अब्दुल रकीब, MR अब्दुल रकीब जो ये हैं, और इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। तो और लाइक भी करें। आगे चलेंगे, जब हम छोटे होते हैं, इस एज में होते हैं 7-8 क्लास की एज में, तो हम सब बहुत एम्बिशियस होते हैं, ठीक है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि यार काश एट दैट टाइम हमने ये कर लिया होता या फिर ये कर लिया होता। तो अब्दुल रकीब भी इस वक्त उसी एज से गुजर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं। तो हम इनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछेंगे कि बड़े हो क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या इनके गोल्स हैं। उनकी एज ऐसी होती है कि इसमें बंदा रियलिज्म की तरफ बहुत कम होता है कि यार बंदा नेगेटिव बातें बहुत कम सोचता है। इंसान को लगता है कि मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ। तो बिल्कुल इसी मुताबिक हम अब्दुल रकीब के बारे में पूछेंगे। और जी अब्दुल रकीब, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? जी बड़े हो गए जो मैं बनना चाहता हूँ, मेरे ख्वाब तो बहुत ज़्यादा है और इंशाल्लाह उन ख्वाब को सच मैं करूँगा, मेहनत मैं करूँगा, अल्लाह मदद करेगा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो मैं बनना चाहता हूँ वो ज़रूर बनूँगा। तो मैं बनना चाहता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बाद मैं बनना चाहता हूँ मैकेनिकल इंजीनियर। अब आप सोचोगे दो काम क्यों? सॉफ्टवेयर में बनना चाहता हूँ पैसे कमाने के लिए, मैकेनिक बनना चाहता हूँ अपने शौक के लिए। सही सही, बहुत अच्छी बात है कि मुझे उम्मीद है कि आप बड़े होकर बनेंगे, काफ़ी मेहनती आप बंदे हैं। उसके अलावा क्योंकि आपको कंटेंट क्रिएशन का भी बहुत शौक है, आप एक बड़ी छोटी उम्र से कंटेंट बनाना शुरू हो गए हैं। लोगों को बहुत देर बाद जाके आता था कि यार चलो यूट्यूब पे कुछ बनाते हैं। अब्दुल रकीब बहुत छोटी एज से कंटेंट बना रहे हैं और एक बहुत देर से कंटेंट बना रहे हैं, और ये काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता उनका कंटेंट रिफाइन भी हो रहा है। उनका आप जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे वो इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है, टिकटॉक पर भी आप अवेलेबल हैं। ठीक है, अपने टिकटॉक और इंस्टाग्राम भी बता रहे हैं। जो यूट्यूब की मेरी आइडिया वो है मिस्टर अब्दुल रकीब, MR. रकीब, और जो इंस्टाग्राम है वो है मैं हूँ रकीब। जी बिल्कुल, ये है रकीब। तो आप इनका जब ये चैनल वगैरह देखेंगे तो एक इनका मुझे याद है एक इन्होंने वीडियो अपलोड की थी जिसको एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं इंजीनियर अकरम गंजी स्वैग के नाम से उनका चैनल है, उन्होंने भी लाइक किया था इनकी वीडियो को। एक बहुत ही रॉ सी वीडियो थी, अपनी डेली लाइफ के बारे में ये बता रहे थे। ठीक है, काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रहते हैं, मैं इनको कहता रहता हूँ कि यार रेगुलर पोस्ट किया करो, वीडियो बनाते रहा करो, लेकिन मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ जैसे ही कंसिस्टेंट होने की कोशिश करते हैं, इनके पेपर्स आ जाते हैं स्कूल के अंदर, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, बीच में कोई ना कोई टेस्ट आ जाते हैं, कोई ना कोई असाइनमेंट कॉम्पिटिशन, मतलब स्कूल लाइफ में आप जिस तरह बिजी रहते हैं तो उसके साथ बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने पेज वगैरह को भी मैनेज करें। तो बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कोशिश करता हूँ जहाँ मैं जाता हूँ वीडियो बनाऊँ अपनी या पोस्ट करूँ, क्योंकि करने से कुछ मिलता है, कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा, नहीं करेंगे तो ऐसे बैठे रहेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो बनाऊँ और आगे की तरफ जाऊँ, पीछे की तरफ ना हो। मगर बीच में कोई ना कोई रुकावटें आ जाती हैं, जैसे मेरे पेपर गुजरे हैं तो उनकी वजह से मैं रह गया। मैं बस क्या करें अब यार, दिल तो करता है मगर चीज़ें आ जाती हैं रास्ते में यार, उन्हें हटाया नहीं जा सकता कि वो भी ज़रूरी है। बस ये होता है। बिल्कुल ऐसे ही अब्दुल रकीब जैसे कि अब आहिस्ता आहिस्ता टीनेज की तरफ इनका सफ़र चल रहा है, ठीक है, और जल्द ख़त्म भी हो जाएगा। तो ये जो एज होती है, जो टीनेज की होती है, एक बहुत ही मज़े की एज होती है, ठीक है, इसके अंदर हर काम करने का मज़ा आता है, उस तरह टेंशन नहीं होती, स्कूल की छोटी मोटी टेंशन होती हैं जो आपको ऑक्यूपाई रखती हैं, लेकिन उसमें इतना मसला नहीं होता। तो मज़ीद हम अब्दुल रकीब से इस बारे में पूछेंगे कि जो उनका कंटेंट है, ठीक है, जो वो बनाते हैं, बहुत मज़े का कंटेंट बनाते हैं, मैं भी अक्सर देखता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, अब्दुल रकीब ने अपनी एक फिल्म तक बनाई हुई है, एक प्रॉपर स्टोरी के साथ, उसमें एक एक्टर्स कास्ट करके 2-3 दिन शूट करके अपनी एक पूरी फिल्म भी बनाई हुई है, ठीक है। अपनी फिल्म के बारे में अब्दुल रकीब से मैं मज़ीद पूछूंगा कि वो बताएं कि फिल्म का आइडिया उन्हें कैसे आया, उन्होंने कैसे फिल्म बनाई, और शादरा में रहते हुए उन्होंने किस तरह इस प्लान को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, कि रिसोर्सेज ना होना और इस तरह के लोगों का ना मिलना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन अब्दुल रकीब ने 13 साल की उम्र में, अब आप 14 साल के हैं, साल पहले आपने बनाई थी, तो तकरीबन 13 साल की उम्र में अपनी एक पूरी फिल्म बना दी। और हम अभी तक ये सोच रहे होते हैं कि यार कौन सा कंटेंट बनाए, कौन सा कंटेंट ना बनाए, ठीक है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म थी जिस तरह से वो बनी हुई थी,
गालिबन आधे घंटे से ज़्यादा की थी वो हाँ, फिल्म, जी। और मैंने वो पूरी देखी बैठ के। एक आधे घंटे की यूट्यूब पे वीडियो बैठ कर देखना एक काम होता है, लेकिन वो जिस तरह से बनी हुई थी, जो उसमें रानेस थी, तो एक बहुत मजे की चीज़ थी। तो वो आपको कैसे आइडिया आया, कैसे आपने इनिशिएट किया, बताइए जरा। मेरे पेपर हो रहे थे 7 क्लास के, थर्ड टर्म के। तो मुझे आइडिया आता है कि यार फिल्म बनाऊंगा यार, मैं गाने वगैरह तो बनाता हूँ मैं, तो मुझे एक मूवी बनानी चाहिए अपनी। तो मैं सोच रहा था किस हवाले से बनाऊंगा मूवी। तो मैं सोचते सोचते मुझे आइडिया आता है कि बुरे इंसान बनाता हूँ कि कैसे कैसे लोग बुरे होते हैं, फिर वो अच्छे कैसे बनते हैं। तो मैं उसमें 3 हीरो रखे थे, और उसमें ट्विस्ट रखे थे बहुत ज़्यादा। मतलब कि जो विलन है ना, उसका पता नहीं चलता कि क्या विलन असली में है कौन, वो आखिर में जाकर पता लगता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे। तो मैं कहता हूँ ज़रूर देखें कि उसमें क्या क्या बताया गया है कि कैसे लोग होते हैं, वो बुरे होते हैं, वो अच्छे कैसे बनते हैं। तो जब वो हराम कमाते हैं तो उनके साथ क्या क्या होता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जरूर देखें मूवी, आपको उससे बहुत ज़्यादा सबक हासिल होगा। जी बिल्कुल, मूवी के अलावा अब्दुल रकीब ने अपने कई गाने भी रिलीज़ किए हैं इस एज के अंदर, और खुद गा कर कंपोज करके वो गाने रिलीज़ किए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल और कई कई गाने रिलीज़ किए हैं, और मैं अगर अब्दुल रकीब इस टाइम अगर कंफर्टेबल हो, तो मैं उनसे फरमाइश करूँगा कि अपना कोई गाना हमें लाइव ज़रा गा के भी सुनाएं, ताकि ऑडियंस को भी पता चले ना, जिन ऑडियंस ने पहले वाले गाने नहीं सुने वो आज सुन लें। जी बिल्कुल, मैं आपको गाना जरूर सुनाना चाहूँगा। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब मैंने पिछली मूवी बनाई है ना, उसके बाद मतलब काफ़ी मशहूर हुए हैं हमारे मोहल्ले में। जहाँ भी निकलते हैं तो लोग तंग करते हैं, तो जिसकी वजह से हम उसका दूसरा पार्ट नहीं बना पा रहे थे, डैड ऑफ पीपल का दूसरा पार्ट। तो मैं बच्चों से कहता हूँ यार वीडियो बनाए यार, बनाओ यार, बनाते हैं मूवी, बनाते हैं मूवी। तो कहते हैं नहीं यार बदनाम हो रहे हैं यार, लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं यार। तो प्लीज़, जब आप जो काम आप नहीं कर सकते वो दूसरों को करने दिया करें। आपकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे, हम अपना दूसरा पार्ट नहीं बना पा रहे। अब मैं उन एक्टरों को जिन्होंने पहले मूवी में मेरी काम किया है, अब वो एक्टर मेरी मूवी में काम करना नहीं चाह रहे, तो बताएं मैं कैसे अपनी मूवी बनाऊंगा। अब अकेला तो मैं मूवी बना नहीं सकता। आप बस मुझे इस बात का जवाब दें, आपको मसला क्या है, आप क्यों ऐसा करते हैं। जब हम अच्छा काम कर रहे हैं हमें अप्रिशिएट करें, आप हमें बदनाम क्यों करते हैं कि भाई वो ऐसा है, ये है, फलाना है, टींगरा है। जो आप नहीं कर सकते आप ना करें, दूसरों को जरूर करने दें यार। समझा करें इस बात को। बिल्कुल, इस बात पे मुझे इंतहाई गुस्सा है, इंतहाई गुस्सा है। दिल करता है लोगों को पकड़ पकड़ के मारूं जो तंग करते हैं। मैं अब्दुल रकीब की बात से रिलेट कर सकता हूँ कि पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर बच्चों को सीरियसली नहीं लिया जाता। ठीक है, अगर मेरे नज़दीक देखा जाए तो जिस तरह अब्दुल रकीब है, इस तरह और भी बहुत बच्चे हैं। जैसे अब्दुल रकीब कुछ करना चाहते हैं, बहुत से बच्चे कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को सीरियस नहीं लिया जाता। ठीक है, बच्चों को बुली किया जाता है, यार ये तो बच्चा है, या क्या ही कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्होंने साइड पे कर दिया जाता है, दीवार से लगा दिया जाता है बच्चों को। तो बिल्कुल उसी स्टेज से अब्दुल रकीब भी उधर रहे हैं, और उनका गुस्सा बिल्कुल बजा है कि यार अगर आप खुद वो काम नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, तो दूसरे को तो करने दो, उसको क्यों तंग कर रहे हो आप। तो बिल्कुल हमारी सोसाइटी में एक बड़ा अलमिया है, बाहर के मुल्कों में बच्चों को इतना इतना सपोर्ट किया जाता है, इतना इतना इन्वेस्ट किया जाता है बच्चों के ऊपर। कोई बच्चों के आइडियाज़, जो बच्चों को आइडियाज़ ला के देने के लिए बच्चों पर इतना इतना इन्वेस्ट किया जाता है। और हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं जिनको आइडियाज़ आ रहे हैं, ठीक है, वो अपने आइडियाज़ एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो वो जस्ट सोसाइटी की वजह से, सोसाइटी की कह लें आप हरामदगी की वजह से, वो अपने आइडियाज़ एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो खैर हमने बात काफ़ी रेस की तरफ चली गई। उससे पहले हम बात कर रहे थे कि यार हम अब्दुल रकीब से डिमांड करें कि आपने इतने गाने वगैरह रिलीज़ किए हैं, तो कोई गाना ऑडियंस के लिए भी आप अगर आज गा दें लाइव, तो फिर क्या ही बात हो जाएगी। अब मैं गाना गाते तो शर्म आएगी क्या, किसी और सिंगर गा सकते हैं। आप बिल्कुल गा सकते हैं, हमें तो मेनली आपकी आवाज़ से मोहब्बत है। ओ बिल्कुल। कल रास्ते में गम में गया था, नक्के गले में रो दिया, जो सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा, मैंने उसे क्यों खो दिया। हाँ वो आंखें जिन्हें मैं चूमता था बेवजह, प्यार मेरे ने क्यों उनमें बाकी ना रहा। ओ हम हवा में जी, तो है तो मेरी सांस चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा अब तेरे बिना। जी क्या बात है अब्दुल रकीब, आप बिल्कुल इसको मतलब इस तरह से देखें कि यार एक 13 से 14 साल का बच्चा है, ठीक है, जो एक लाहौर के काफ़ी बैकवर्ड इलाके के अंदर रह रहा है, शादरा के अंदर,
और वहाँ से उस बंदे में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो अपने सॉन्ग्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो ऑन कैमरा आकर बिल्कुल भी शाय फील नहीं कर रहा, गाना गा रहा है, ठीक है, 13 से 14 साल की उम्र में। और उसके अलावा अपनी फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल रॉ सी फिल्म, लेकिन प्रोड्यूस कर रहा है, उसके जहन में आइडियाज़ आ रहे हैं। और ये एक कह लें आप हमारे पाकिस्तान का, लाहौर शहर का एक बैकवर्ड इलाका, एक छोटा इलाके से ये टैलेंट हमारे सामने निकल कर आ रहा है। तो आप सोचेंगे पूरे पाकिस्तान में किस कदर टैलेंट होगा, ठीक है। तो बिल्कुल मैं अब्दुल रकीब की हर एफर्ट को सराहता हूँ कि जिस तरह से वो एफर्ट्स करते हैं इस एज के अंदर, ठीक है, जिस लेवल पे जाके वो सोचते हैं कोई बच्चा नहीं सोचता। मैं मेनली बच्चे स्कूल होमवर्क जस्ट इन चीज़ों में रहते हैं। अब्दुल रकीब ये सब तो करते हैं, अपनी क्लास में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके साथ साथ इन सारी एक्टिविटीज़ में भी रहते हैं। यानी आप मुझे कोई और इसके अब्दुल रकीब की मिसाल का कोई बच्चा निकाल के दिखा दें जिसने 13 से 14 साल की उम्र में अपनी फिल्म प्रोड्यूस कर ली हो, ठीक है। फिल्म की क्वालिटी या फिर जो भी हो उस चीज़ के बारे में हम बाद में बात करेंगे। बात में ये है कि थॉट प्रोसेस क्या है बच्चे का, बच्चे की इंस्पिरेशन क्या है, बच्चा क्या सोच रहा है, क्या एग्जीक्यूट कर रहा है। तो एक बहुत ही महफूज अब्दुल रकीब से इंस्पायर्ड हुई इन सारी चीज़ों के ऊपर, एक बेहतरीन काम वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। जस्ट ये है कि सोसाइटी में जो भी लोग हैं तो अब्दुल रकीब के इर्द गिर्द रहते हैं, बहुत डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो यार आप लोग अपने काम से काम रखो, अगर आप ये नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो दूसरे बंदे के काम में तो टांग ना अड़ो। चलिए मैं गाना गाऊं। और चले ठीक है, अब्दुल रकीब एक और गाना गाना चाहते हैं तो बिल्कुल हम अलाउ करेंगे। तो इरशाद। मैंने रोया तुझे ढूंढ ढूंढ के, रोया था मैं तू ना नीला, गहरी सी इन रात में सोया ना था मैं, वो जो था तेरे याद में तू ही आ। मैंने कभी ना सोचा तुझे, बस रोया यूं ही खुद से, यूं दिल को संभलता रहा। मैंने रोया तुझे ढूंढ ढूंढ के, रोया था मैं तू ना नीला। वाह क्या बात है। तो इन्हीं रिमार्क्स के साथ कि आपके गिरद जो बच्चे हैं, ठीक है, उन पे आप इन्वेस्ट करें, ठीक है, उनके जो आइडियाज़ हैं उनको निकलने दें, बच्चों के पर ना काटें, ठीक है, उनको फूलने दें फलने दें, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये सच में आपके आने वाला मुस्तकबिल हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे सीख रहे होते हैं, वो गलतियाँ करते हैं, आप उनकी गलतियों को पकड़ के ना बैठ जाएं कि यार ये तो इस तरह कर रहा है, ये तो इस तरह कर रहा है, ठीक है। आप उनकी गलतियों में भी अच्छी चीज़ें ढूंढें, उनको जज ना करें, ठीक है, उनको हर तरह से सपोर्ट करें, ठीक है। उनको जो आपके पास नॉलेज है वो उनको सिखाएं, ठीक है। अगर कहीं पे वो गलत हैं, कहीं पे कोई इमेच्योर हरकत कर रहे हैं तो यार बच्चे हैं, ठीक है। तो इसी रिमार्क के साथ हम आज का पॉडकास्ट खत्म करेंगे। अब्दुल रकीब से हम लास्ट टाइम जाते जाते पूछ लेंगे अगर वो कोई लास्ट कोई बात कहना चाहें या कोई गाना गाना चाहें मज़ीद, वो हम पूछ लेते हैं। उसके अलावा हमारी तरफ से आज का पॉडकास्ट खत्म जी। लास्ट में तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे साथ ये पॉडकास्ट बनाया, दिल से शुक्रिया आपका। बस मैं ये कहना चाहूँगा जो अभी इन्होंने कहा कि बच्चों के पढ़ना काटें, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चे जो करते हैं उन्हें करने दिया करें, हाँ अगर वो गलत करते हैं फिर उन्हें टोकें, अगर वो सही करते हैं फिर उन्हें ना टोकें। बस ये कहना चाहूँगा, शुक्रिया।